आज की इस वीडियो में हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 2। इससे पहले हम यूनिट 1 कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को, जिसका नाम है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले। तो इसके अंदर बेसिकली जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे से लेकर एडोलसेंस तक का, वो सारी बातें इसके अंदर हम करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि प्ले क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस तरह से ये बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट को टॉपिक वाइज। और जो पहला टॉपिक है यहाँ पर, वो सबसे पहले आपको यही पूछता है कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इन दोनों के बारे में बताइए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम कहेंगे कि किसी बच्चे का फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए जो ग्रोथ है ना, द ग्रोथ इन द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू यूज़ देयर बॉडीज़ एंड फिजिकल स्किल्स। तो बात यहाँ पर मेंटली नहीं बल्कि बॉडी की यानी कि फिजिकल स्किल की बात हो रही है कि किस तरीके से बच्चे की जो वृद्धि होती है और एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। वही अगर थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करें तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू होता है ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड। तो जो बहुत ही छोटा शिशु बच्चा होता है उसके बाद ही उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, बट द रेट इज़ स्लोअर दैन इन इन्फेंसी। लेकिन जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी की स्टेज होती है ना, वहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो उसका रेट थोड़ा सा स्लो रहता है। तो ये फैक्चुअल नॉलेज भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें अगर मोटर डेवलपमेंट की, तो मोटर इज़ यूजुअली क्या होता है, क्लासीफाइड इनटू 2 डेवलपमेंट। एक होगा आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होगा फाइन मोटर डेवलपमेंट। बात यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की ही हो रही है, लेकिन इसके अंदर भी 2 टाइप की यहाँ पर आपको मोटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि ग्रॉस जो मोटर डेवलपमेंट है और फाइन मोटर डेवलपमेंट है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, इसकी बात हम करते हैं रेफर टू द कंट्रोल ओवर लार्ज मसल। तो ऐसी मसल्स जो हमारी बॉडी में लार्ज होती हैं, बड़ी होती है, उनका यूज़ करके जब हम फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि क्राउलिंग करना या स्टैंडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है, इसमें जो होता है ना, लेस एज यानी छोटी एज में बच्चा इसको करने लगता है, जैसे खड़े होना, भागना, चलना, रेंगना, ये चीज़ें इसके अंदर आएगी जिसमें बड़ी मसल्स यूज़ की जाती हैं। वहीं बात करें अगर फाइन मोटर डेवलपमेंट की, तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि कंट्रोल ओवर स्मॉल मसल्स, छोटी मसल्स का यूज़ करके करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्राफ्टिंग का काम हो गया, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इसमें जिसमें छोटी छोटी मसल्स, एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है, उंगलियों का यूज़ करके पेंटिंग करना। तो इन सबको क्या हम किस अंदर लेते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर। और ये लेटर एजेस में स्टार्ट होगा, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो पेंसिल को पकड़ना सीखता है, उससे ड्राइंग करना, लिखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइन मोटर डेवलपमेंट में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका स्टेजेस ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कि जो फिजिकल या जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो वो आपकी हो जाएगी न्यू बोर्न टू 1 ईयर, यानी कि जब बच्चा न्यू बोर्न करता है उसके बाद जो 1 ईयर का होता है तब तक कौन सी मोटर या फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर आती है। तो ये वाली स्टेज में जो होता है बाय अबाउट 12 मंथ की होती है ये ऑफ एज, बेबीज स्ट्रेंथ एंड बैलेंस हैव इम्प्रूव टू द पॉइंट वेयर दे आर एबल टू वॉक। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्टेबल करना और थोड़ा सा चलना या खड़े होना आप कह लीजिए सीखते हैं। वही बात करें सेकेंड स्टेज की, जो कि है मोबिलिटी टू बेसिक मोटर स्किल, जो कि एज 1 से लेकर 3 की होती है। इसके अंदर चिल्ड्रंस इंक्रीजिंग मोबिलिटी स्किल्स एंड वे फॉर दैम और हैव एक्सपीरियंस दैट डेवलप सिंपल फंडामेंटल मोटर स्किल। तो इस वाली जो एज है ना 1 से लेकर 3 वाली, इसे बेसिक मोटर स्किल इसलिए भी रहते हैं क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल जो सिंपल स्किल्स होती है ना फिजिकल वाली, जैसे थ्रोविंग, फेंकना किसी चीज़ को, ट्रम्बलिंग करना, क्रम्बिंग करना, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं या जो एक्शंस हैं वो बच्चा करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है आपकी वो होती है फंडामेंटल मोटर स्किल। इसका नाम ही है फंडामेंटल मोटर स्किल, जो कि एज 3 to 7 मानी रही है। और इसके अंदर क्या होता है कि चिल्ड्रन कैन हैव डेवलप अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन ऑल देयर फंडामेंटल मोटर स्किल, मतलब जितनी भी फंडामेंटल मोटर स्किल जैसे चलना, रोना, बोलना होता है, इन सब में ना कहीं स्किल्ड हो जाता है वो, और विद द गोल टू सक्सेसफुली प्ले, बहुत ही सक्सेसफुली खेलना शुरू कर देता है। ये आपको ज़रूर याद रखना है इस वाले एज में।
एंड लर्न एनी स्पोर्ट विद कॉन्फिडेंस। और किसी भी टाइप का स्पोर्ट जो हो रहा है ना 3 to 7 वाली एज में बच्चा इजीली गेन करता है और उसमें इंटरेस्ट भी लेता है। और यहाँ पर एक चीज़ और जो हाईलाइट कर दूँ वो है इट इज़ द बेस्ट विंडो इन लाइफ टू लर्न एंड इम्प्रूव मोटर स्किल एंड फोकस। ये जो एज है ना 3 to 7 वाली, ये बेस्ट एज होती है अगर किसी बच्चे के अंदर आपको कोई भी स्किल डेवलप करनी है, फिजिकली कोई स्पोर्ट डेवलप करना है, तो यहाँ पर बच्चे को यदि सपोर्ट किया जाए तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में कर सकता है। फोर्थ स्टेज की बात करें तो ये होती है एज 7 से 10 की, जिसे रेडी फॉर स्पोर्ट्स कहा जाता है। यहाँ पर चिल्ड्रन लर्न टू ट्राई अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट, कई तरह के स्पोर्ट सीखना बच्चा पसंद करता है। दिस फीचर डेवलप्स देयर जनरल कोऑर्डिनेशन एज वेल एज देयर स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल्स भी बच्चे के अंदर आ जाती है। किसी भी जो स्पोर्ट है उसको लेकर स्पेसिफिक स्किल्स बच्चे के अंदर यहाँ आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी फिफ्थ, डिसाइडिंग ऑन इंटेंसिटी। यहाँ पर एज 8 से 12 की बात करेंगे एंड दिस इज व्हेन चिल्ड्रन गेट अ रियल सेंस ऑफ व्हाट स्पोर्ट दे मे बी मोटिवेटेड टू प्ले मोर रेगुलरली। तो यहाँ पर ये डिसाइडेड हो जाता है कि कौन सा स्पोर्ट या जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बच्चा डेली बेसिस पर करेगा, रेगुलरली कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो स्टेज है वो है चूजिंग स्पोर्ट फॉर फन और प्रोफेशन। ये एज 13 to 17 आप टीनेज कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर बच्चा जो है जो भी फिजिकल एक्टिविटी है या एक्शन है या स्पोर्ट है उसको चुन लेता है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो इसे फ़न के लिए करेगा या फिर उसको प्रोफेशन की तरह आगे लेकर जाएगा। तो इंट्रोड्यूस टू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग इन डेलिब्रेट वेज टू इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल्स इन टेक्निक और फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो मेंटली रूप से भी वो तैयार हो जाता है कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी को उसको फॉर फन लेना है या फिर प्रोफेशनली लेना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नोविंग नॉलेज अबाउट मोटर डेवलपमेंट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये साफ साफ ये कह रहा है कि जो मोटर डेवलपमेंट है इसका ज्ञान टीचर को और पेरेंट्स को क्यों होना चाहिए, क्यों जानेंगे वो, क्या इससे बेनिफिट होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन तो डीएलएड में ज़रूर आते हैं और 8-8 नंबर के क्वेश्चन बन के इससे आते हैं, तो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। क्यों ज़रूरी है भाई, टीचर को या पेरेंट्स को क्यों पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट और कौन सी स्टेज में क्या होता है, ये चीज़ें। पहली बात तो टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको बेटर और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स को अगर ये पता हो कि कौन सी मोटर डेवलपमेंट स्किल बच्चे में डेवलप हो रही है तो वो उसको प्रमोट कर सकते हैं। हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट हेल्प फॉर स्टूडेंट। अब क्या होता है कि ये टीचर्स और पेरेंट्स को प्रोवाइड करता है एप्रोप्रिएट हेल्प, जो कि नीडी बच्चों को ज़रूरत है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका जो डिसाइड है वो भी मोटर डेवलपमेंट के नॉलेज से ही होता है। फिर आता है टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना वो भी जानने के लिए ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है। और हम कह सकते हैं कि एजुकेटर्स कैन मोर efficiently develop each learner to achieve their full potential। तो जो टीचर्स हैं या फिर जो भी एजुकेटर्स हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे इंडिविजुअली बच्चे की प्रॉब्लम्स को और उसके पोटेंशियल को। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं टू कंट्रोल द रॉन्ग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, कि अगर कोई बच्चा अपना जो डेवलपमेंट है उसमें रॉन्ग बिहेवियर लेकर आ रहा है तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाए ये भी इसके अंदर हम जानते हैं। तो एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स ये जो मोटर और फिजिकल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्ले का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही साथ टाइप ऑफ प्ले कितने टाइप के होते हैं ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर प्ले की मीनिंग की बात करें तो प्ले इज़ दैट एक्टिविटी इन विच द पार्टिसिपेशन इज़ स्पॉन्टेनियस, कि जो प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पार्टिसिपेट ना जोर ज़बरदस्ती से नहीं, खुद ही मर्जी से बच्चा करता है। मतलब स्वाभाविक है किसी भी बच्चे का प्ले में, मतलब हमने कभी बच्चे को ये नहीं कहा कि चलो आप खेलो, बच्चा खुद ये करता है क्योंकि उसमें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ द चाइल्ड्स ओन विल। नेक्स्ट लाइन भी यही कह रही है कि ये बच्चे की खुद की इच्छा होती है जो प्ले वो बच्चा खेलता है या करता है। द पार्टिसिपेशन इज़ एक्टिव, और अगर कोई बच्चा प्ले में है, प्ले कर रहा है, दैट मीन वो पूरी तरीके से एक्टिव है, अदरवाइज़ वो प्ले को ज्वाइन ही नहीं करेगा।
प्ले के बारे में और अच्छे से जानते हैं। प्ले इज़ फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट। प्ले किस लिए होता है? फन के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए, आनंददायी होता है ये। इट इज़ इट्स ऑन रिवार्ड। प्ले खुद ही अपने आप में रिवार्ड होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्ले खेलने से बच्चे को कोई रिवार्ड मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, बल्कि बच्चे खुद खेलते हैं बेमतलब में, उन्हें पता है हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने आप में ही एक रिवार्ड है। प्ले एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द चिल्ड्रंस को सेटिस्फैक्शन मिलती है इससे। चाइल्ड डेवलपिंग फिजिकल और मोटर बिहेवियर तो बच्चों का बनता ही है। साथ ही साथ प्ले प्रमोट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, हेल्प्स इन एक्वायरिंग लैंग्वेज, और लैंग्वेज को एक्वायर करने में भी प्ले काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि खेलते समय बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ से कहीं ना कहीं जाकर टकराते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन उनके साथ खेलते हैं, तो वो भाषा को भी अर्जित करना सीखता है कि किस तरीके से हमें बात करनी है या नई भाषा में किसी प्ले को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। बात करें काइंड्स ऑफ प्ले की, तो यहाँ पर मैं आपको सारे काइंड्स ऑफ प्ले बताऊंगी एक एक करके, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट्स हैं। आप खुद इसको इलेबोरेट करके अपने आंसर्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्ले है वो है फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले। कि प्ले जो है वो दो टाइप से यहाँ पर हो सकता है, एक होता है फ्री और एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्ले, जिसके अंदर हम प्ले एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। सेकेंड है आउटडोर और इंडोर प्लेज। तो ये आपको पता ही होगा, आउटडोर जो घर के बाहर खेले जाएंगे, इंडोर जो घर के अंदर, जिसके अंदर आप चेस और रन के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल और ग्रुप प्ले। तो इंडिविजुअल जैसे स्विमिंग एक्टिविटी हो गई, और ग्रुप प्ले जैसे खो खो और बैट बॉल हो गया। तो दो टाइप के यहाँ पे भी हो जाएंगे आपके। अगला है विगोरस और क्वाइट प्ले। तो विगोरस मतलब जिसमें कोई बच्चा ज़्यादा बोलता नहीं है, और क्वाइट प्ले हो जाता है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपकी स्किपिंग और ड्राइंग, ठीक है। स्किपिंग में मतलब बच्चे की एनर्जी लगेगी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक तरीके से इंडिविजुअल प्ले में भी आ सकता है। फिर आता है सेंसरी मोटर और सिंबॉलिक प्ले बाय यूजिंग सेंसेस विद इमेजिनेशन और प्रिटेंडेड प्लेज। आपने देखा होगा बच्चे घर घर या ऑफिस खेल रहे हैं, तो ये भी सिंबॉलिक या फिर आप कह सकते हो कि प्रिटेंडेड प्लेस अंदर आते हैं। इसके साथ ही साथ एक और प्ले होता है जिसे हम कहते हैं पैरेलल प्ले बाय। इसमें क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ। तो इसमें क्या करता है बच्चा, बाय इमिटेशन ऑफ अदर, दूसरों को देख के ना उसकी नकल करने लगता है, और ये भी एक तरीके का क्या बन जाता है उनके लिए, प्ले बन जाता है। चलिए काइंड्स ऑफ प्ले पढ़ लिया हमने। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लेज एंड फिजिकल मोटर एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी क्लासेस। कि अगर आप प्राइमरी क्लासेस के टीचर हो तो किस तरीके से आप प्लेज का ऑर्गेनाइजेशन करोगे, या किन किन बातों का ध्यान रखोगे जब भी आप कोई प्ले ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली पहली बात तो ये हो रही कि कन्वीनिंग, इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल एक्टिविटीज़ की एक्टिविटीज़ को चूज़ ऐसा करो जो इंजॉयबल भी हो और बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो। अगर कोई बोरिंग एक्टिविटी आप सिलेक्ट करते हो तो बच्चा जो है वहाँ पर बोर हो जाएगा और बिल्कुल भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग एक्टिविटी, बच्चों को भी जो एक्टिविटी है वो चुनने का आप क्या करेंगे, अवसर देंगे कि वो अपनी मर्जी से चुन सकें। एक्टिविटीज़ के अंदर डाइवर्सिटीज़ होनी ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आप बार बार एक ही प्ले को रिपीट करते रहें, तो वहाँ पर चेंजेस आने ज़रूरी हैं। सेकेंडली क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड रिसोर्सेज की, जो भी प्ले या एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपके स्कूल में या आसपास अवेलेबल होने चाहिए। और एक्टिविटी शुड नॉट बी कॉस्टली, एक्टिविटी या फिर जो भी प्ले है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए कि बच्चा ही उसको अफोर्ड ना कर सके। जनरल टू स्पेसिफिक वाले प्ले होने चाहिए कि ये नहीं हो कि पहले आप बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स प्ले कराने जाओ कि बच्चों को रूल्स ही ना समझ में आए। तो पहले जनरल यानी छोटे मोटे प्लेज और एक्टिविटी स्टार्ट करके फिर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस बेटर होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन शुड बी डन, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसा खेल रहा है, किसमें कौन सी पोटेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको रिटर्न में रखना चाहिए। और साथ ही साथ प्ले की प्री अनाउंसमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर ले। और लास्टली इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी शुड बी डन वेल, क्योंकि जो इवैल्यूएशन है वो बहुत अच्छे से किया जा सके और जितनी भी कमियां रहें प्ले के अंदर या बिहेवियर में बच्चों के, उन सब का निदान या रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ये आपका यूनिट 2 था चाइल्ड डेवलपमेंट का, और आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 करेंगे।